साथियों, चैप्टर 178 से हम आपसे गुरु के सभी लग्नों में सप्तम भाव के फलों के बारे में बात कर रहे हैं और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपसे बात करेंगे मकर लग्न में सप्तम भाव में गुरु के क्या फल होंगे। यहाँ पर गुरु द्वादशेष हो जाते हैं क्योंकि गुरु की स्वराशि धनु द्वादश भाव में है और अपने स्वयं के भाव से अष्टम होकर बैठे हैं। यहाँ अपनी उच्च राशि में बैठकर गुरु बहुत कुछ अच्छे फल देने में सक्षम रहते हैं और कुछ मामलों में खराबी भी करते हैं। जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, हर ग्रह सिर्फ अच्छे अच्छे फल ही नहीं देता, उसमें कुछ अच्छे और कुछ बुरे फल शामिल रहते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं गुरु अपनी उच्च राशि में है और नैसर्गिक शुभ ग्रह भी है और केंद्र में भी बैठे हैं, तो सब कुछ अच्छे अच्छे फल ही होने चाहिए। तो आइए अब हम समझते हैं कि यहाँ केंद्र में बैठकर और अपनी उच्च राशि में बैठकर गुरु किस तरह के परिणाम देंगे। यहाँ मकर लगन की कुंडली में गुरु ये सप्तम भाव में बैठे हैं। अब चूंकि गुरु यहाँ पर द्वादशेष हैं, इनकी धनु राशि द्वादश भाव में है, तो ये द्वादश भाव तो यहाँ पर एक्टिव रहेगा ही। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस गुरु की दूरी अपने भाव से अष्टम भाव की है, तो यह अष्टम भाव भी यहाँ पर एक्टिव होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं गुरु की उच्च राशि कर्क सप्तम भाव में है और इनकी नीच राशि लग्न में है मकर। तो यहाँ पर वो कुछ लोग उलझन में पड़ेंगे जो हमारे सूत्रों को फॉलो करते आए हैं। हमने जो सूत्र बताए थे उसके अनुसार ग्रह यदि अपनी उच्च राशि में बैठा है तो वह लग्न भाव को ही एक्टिव करेगा, क्योंकि उच्च राशि से उसकी दूरी सिर्फ एक भाव की होती है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यही स्थिति है, गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में ही बैठे हैं। तो उस सूत्र के अनुसार तो यहाँ पर लग्न को एक्टिव होना चाहिए और सप्तम में उच्च है तो सप्तम को भी एक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम लग्न को एक्टिव करेंगे तो यहाँ सारे सूत्र गलत हो जाएंगे और कोई भी सही रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि लग्न भाव में गुरु की नीच राशि मकर पड़ती है। तो यहाँ पर सिर्फ यह सप्तम भाव एक्टिव होगा और लग्न यहाँ पर डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये लग्न यहाँ पर डीएक्टिवेट हो जाएगा। और जब लग्न भाव यहाँ पर डीएक्टिवेट हो जाएगा तो उससे अगला भाव दूसरा वो स्वाभाविक ही कुछ अर्थों में बढ़ जाएगा, जिस पर हम आगे बात करेंगे कि यहाँ पे दूसरे भाव का क्या इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर हमने देखा द्वादश, अष्टम, सप्तम और द्वितीय, ये चार भाव यहाँ पर एक्टिव हो गए हैं और लग्न भाव यहाँ पर डीएक्टिवेट है। इसके अलावा जब द्वादश भाव एक्टिव है तो इसके विपरीत यह जो छठा भाव है यह भी किन्हीं मामलों में यह भी कमजोर साबित होगा, यानी छठा भाव भी कमजोर होगा, या आप इसे डीएक्टिवेट भी कह सकते हैं। तो अब जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं उसको जो गंभीर जिज्ञासु हैं और इस विधा को सीखने की तरफ अपना ध्यान लगा रहे हैं, वो हमारी बात को ध्यान से सुने और यह सूत्र अन्य जगह भी आपके बहुत काम आएगा। अब यहाँ पर सप्तम भाव एक्टिव है और लग्न डीएक्टिवेट है, तो यह बात तो आप भी जानते हैं कि इस दशा में विवाह का होना तो पक्का तय है। अब जो सूत्र हम आपको बताने जा रहे हैं वो यह है कि यदि यह गुरु नक्षत्रपति भी हो तो जीवन साथी उम्र में बड़ा होता है। अब स्त्रियों के मामले में तो यह ठीक है, पति की आयु ज़्यादा ही रहती है,
लेकिन यदि यह पुरुष जातक भी हो तो भी उसकी पत्नी उम्र में उससे बड़ी होगी। अब कुछ मामलों में ऐसा भी हो सकता है कि पत्नी उम्र में छोटी है। उस स्थिति में वह पत्नी जातक के साथ बड़ों के जैसा व्यवहार करेगी, यानी वह बड़ी बनकर ही रहेगी। और दूसरा सूत्र यह है कि यदि नक्षत्रपति की उच्च राशि, यह उस केस में होगा जब यह गुरु यहाँ नक्षत्रपति भी हो। सूत्र के अनुसार सप्तम भाव में यदि नक्षत्रपति की उच्च राशि हो, जैसा कि यहाँ पर है, तो इस जातक का विवाह के पश्चात का जीवन बहुत शानदार रहता है। विवाह के पहले का जीवन तो साधारण सा रहेगा, लेकिन जैसे ही विवाह होगा उसका सारा रहन सहन बदल जाएगा, वह बहुत शानदार जीवन जिएगा। ये दो सूत्र हैं, इनको ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर आप एक असामान्य सी बात देख रहे होंगे कि यहाँ पर द्वितीय भाव भी एक्टिव है और अष्टम भाव भी एक्टिव है, और दोनों आमने सामने के भाव एक्टिव हैं। इसका क्या परिणाम होगा? और ये दोनों भाव परिस्थितिवश एक्टिव हुए हैं, क्योंकि लग्न के डीएक्टिवेट होने से द्वितीय भाव एक्टिव हुआ है और गुरु की अपने भाव से दूरी के कारण अष्टम भाव एक्टिव हुआ है। इस बात को ध्यान में रखिए। तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यह होगा कि जातक पैसे के मामले में कोई शराफत नहीं रखेगा, क्योंकि यहाँ पर सप्तम एक्टिव है। सप्तम यह लक्ष्मी का भाव होता है। सप्तम एक्टिव है तो लक्ष्मी, और द्वितीय भाव वो भी धन का। तो जातक पैसे के मामले में कोई समझौता नहीं करता, पैसे का पूरा ध्यान रखने वाला होता है, और इसी वजह से इस जातक से धन के मामले में कोई ठगी नहीं कर सकता। यह गांठ का पूरा होता है। पैसे के मामले में किसी शराफत का कोई काम नहीं। वैसे इस मामले में यह पैसे को पकड़ कर तो चलता है, पैसे में समझौता नहीं करता, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि यह कंजूस होता है। नहीं, यह कंजूस नहीं होता। खर्च करने की जगह खर्च भी करता है, दान करने की जगह दान भी करेगा, पुण्य भी करेगा। अब इसके अलावा आप देखिए, द्वादश और सप्तम, यह द्वादश और सप्तम दोनों भाव एक साथ एक्टिव हैं। तो इसका क्या परिणाम होगा? अब आप जानते हैं द्वादश भाव है भोग का और सप्तम भाव है काम का। तो यह परिस्थिति इस बात का इशारा करती है कि जातक काम संबंधों के मामले में भटक सकता है। और देखिए, यहाँ पर भी दो स्थितियां बनेंगी। पहली तो यह है कि अन्य ग्रहों और चंद्रमा से इस गुरु को, ये जो द्वादश और सप्तम का तालमेल है, इन भावों को सपोर्ट मिल रहा है, और साथ ही यह गुरु नक्षत्र स्वामी भी हो, तो यह परिस्थिति अवश्य उत्पन्न होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, यह पक्का मानकर चल सकते हैं। क्योंकि नक्षत्रपति हो, चंद्रमा और अन्य ग्रह भी इसको सपोर्ट कर रहे हों, तो जातक के सामने यह गुरु ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर देता है कि वह नहीं चाहते हुए भी इस तरफ भटक जाता है। अब दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि यह भटकाव सिर्फ अविवाहित अवस्था में हो सकता है, विवाह के बाद नहीं, क्योंकि विवाह के पश्चात जातक का चतुर्थ भाव डीएक्टिवेट होकर पंचम भाव एक्टिव होगा। तो चतुर्थ नष्ट होने के कारण जातक का मन पे नियंत्रण आ जाता है, और पंचम एक्टिव होता है तो बुद्धि से काम लेता है। इस वजह से यह फिर इस भटकाव से दूर हो जाता है, इसके मन में संयम आ जाता है और बुद्धि से काम लेता है, आत्मा भी जागृत रहती है। और यह सब भटकाव मन की वजह से ही होते हैं, यह तो सभी जानते हैं। जो आदमी बुद्धि से चलता है वो इस तरह के प्रपंचों में नहीं पड़ता है। और यहाँ चतुर्थ डीएक्टिवेट होकर पंचम एक्टिव होगा, उस बात के लिए अब हम सूत्र को लगाकर देखते हैं। अब इस सूत्र को लगाने के लिए देखिए, गुरु यहाँ सप्तम भाव कर्क राशि में बैठे हैं, और सूत्र कहता है कि जब सप्तम भाव एक्टिव होगा, यानी इस जातक का विवाह होगा, तब सप्तम एक्टिव होकर चतुर्थ भाव डीएक्टिवेट हो जाएगा। और जब चतुर्थ डीएक्टिवेट होगा तो उससे अगला भाव पंचम एक्टिवेट होगा।
कुल ये इक्वेशन उस सूत्र की बनेगी। अब इसके क्या परिणाम होंगे? अब देखिए यहाँ पर सप्तम भाव एक्टिव हुआ है, यानी पत्नी का आगमन हो चुका है। सप्तम एक्टिव तभी होगा जब विवाह हो जाएगा, पत्नी आ गई। और सप्तम एक्टिव होते ही चतुर्थ भाव डीएक्टिवेट होता है। चतुर्थ भाव होता है माता का, यानी विवाह हुआ तो सप्तम एक्टिव हो गया और चतुर्थ यहाँ पर डीएक्टिवेट हो गया। अब इस स्थिति में क्या होगा? तो अब जो भी वास्तविक जिज्ञासु हैं और शुरू से हमारे चैप्टर्स को देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वो यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करके और इस सवाल का जवाब अवश्य दें। यदि आपको इस सवाल का जवाब सही मिल जाता है, यानी आगे हम जो बताएंगे उससे मिलता है, तो आप सही ट्रैक पर जा रहे हैं। अब यहाँ पर इसका सीधा सा उत्तर यह है कि सप्तम के आते ही चतुर्थ नष्ट हुआ है, यानी जातक की पत्नी और उसकी माता एक साथ नहीं रह पाएंगे। इसका सीधा सा मतलब यही होगा, क्योंकि पत्नी जैसे ही आई उसको तो चतुर्थ को नष्ट करना है, तो घर में लड़ाई झगड़े टंटे चिड़चिड़ रोज का कार्यक्रम हो जाएगा। और इसका परिणाम यह होता है कि इन रोज की लड़ाई झगड़ों से तंग आकर जातक अपनी पत्नी को लेकर अलग हो जाता है, यानी कुटुंब में बिखराव हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि विवाह के पश्चात जातक की पत्नी और माता एक साथ नहीं रह पाती। अब यहाँ पर एक बात यह भी हो सकती है कि जातक मातृभक्त हो तो पत्नी से छुटकारा कर ले और माता के साथ रहने को प्रेफरेंस दे, और दूसरी स्थिति वही जो हमने बताई कि वह अपनी पत्नी को लेकर अलग हो जाए। तो इस मामले में आप पक्का समझिए कि यह जातक कोई डाइवोर्स वगैरह सेपरेशन नहीं लेगा पत्नी से, बल्कि यह अपनी माता से अलग, यानी पत्नी को लेकर अपना अलग घर बसा लेगा। इसका अंतिम परिणाम यही है। यहाँ कोई डाइवोर्स वगैरह नहीं होगा, वह स्वयं पत्नी भक्त ही रहेगा। अब जैसे माता और पत्नी दोनों लड़ रही हों, शिकायत करें, तो यह पत्नी का पक्ष लेगा, माता का नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पर सप्तम सबसे ज्यादा हावी है। यहाँ मकर लगन में आपने देखा कि सप्तम भाव अपनी उच्च राशि में बैठकर गुरु जातक को परिवार से अलग करवाने के अलावा अधिकतर अच्छे शुभ परिणाम ही दे पाने में सक्षम रहते हैं। यहाँ जातक को पुत्र संतान का सुख भी मिल जाता है, जातक मेहनती भी होता है। यहाँ सिर्फ एक खराबी तो परिवार के मामले में करता है, और दूसरा इस जातक में सामाजिकता की थोड़ी कमी रहती है और अहम की मात्रा ज्यादा रहती है। आशा है आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। अब आपसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करवाने की अपील के साथ आज के चैप्टर को विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं इससे आगे की बात के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।